Hello students, today we are going to study laws of motions. So, laws of motions, Newton's law of motion, very important. और इसकी एप्लीकेशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? डायरेक्टली लॉज ऑफ मोशन तो टॉपिक वाइज बहुत इम्पोर्टेंट है. इन एवरी एग्जाम इसके 1 2 3 क्वेश्चन तो आएंगे पर्सनल. और इससे भी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके बिना फिजिक्स का कोई टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होता है. रेयर टॉपिक्स हैं, वेरी रेयर टॉपिक्स जिसमें लॉज ऑफ मोशन का प्रिंसिपल यूज ना हो. सो इसके एप्लीकेशन इतनी हाई है कि थ्रू आउट फिजिक्स इन एवरी टॉपिक इसके प्रिंसिपल्स यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक. इसे आप जब फील करेंगे, विजुलाइज करेंगे, टू द पॉइंट प्रिंसिपल वाइज आप इसे स्टडी करेंगे, यू विल रियलाइज वेरी 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 सिंपल. बट आप जब रेक्टिफिकेशन पे जाएंगे, फार्मूला बेस जाएंगे, you will think, you will realize, you will feel very 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 difficult. तो आपको टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल और कंसेप्ट क्लियर करके करना है. तो आप देखोगे कि बहुत ही सिंपल है. इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं ABCD से चलूँगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन से, और उन्हें ही लेवल बढ़ाते बढ़ाते XYZ लेवल पे पहुँचेंगे. जब हम XYZ लेवल पे पहुंचेंगे तो वो मेनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जी मेंस और जी एडवांस स्टूडेंट्स के लिए होंगे. वो CBSE एंड नीट के लिए नहीं होंगे. मैं आपको बता दूंगा दिस इज नॉट फॉर द नीट एंड CBSE, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सो स्टार्ट किया जाए. आप बहादुरी से इस बात को मानते हुए कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है एक्सेप्ट पेरेंट्स, एंड रिस्पेक्ट अदर्स एज यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ. आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि आप दूसरों की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे कि दूसरा कोई नहीं है जो तुमसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हो. Respect others and love your work, your study and your subject. Develop ability, opportunity will follow you. There is a great attraction between ability and opportunity. So okay, I am starting. Laws of motions. Newton's first law, second law and third law. This is the law of inertia. According to this, if a body at rest, that is velocity 0, m mass body है, तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहिए. इफ इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, तो v वेलोसिटी से मूव करना चाहिए इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड. मीन्स a body tends to maintain its speed and direction. It is a law of inertia.
कोई बॉडी रेस्ट पे, इट वांट टू बी एट रेस्ट, मोशन, इट वांट टू बी इन मोशन विथ सेम स्पीड एंड इन सेम डायरेक्शन. एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ, according to this, rate of change of momentum is the force. According to this, rate of change of momentum is the force. A force, external force applied on the body is the rate of change of momentum. And you know momentum is the product, it is a vector quantity, it is a product of mass and velocity. So this is ddt of mv. So जब आप इसे डिराइव करेंगे, दिस इज द फोर्स F, सो दो केसेस होंगे. जैसे ये m मास बॉडी है और इट्स इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन इज ए, बट मास m ही है, कांस्टेंट है. तो इन दिस मास इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंजिंग, जो कि एक्सीलरेटिंग बॉडी है. और ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड मास इज वेरिएबल. सच एज एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको. दिस इज एक ये बलून है, दिस इज अ बलून, और बलून में ये टैंक है या सैचेट कह लीजिए, और इसमें मान लीजिए कि वाटर फील्ड है और आपने यहाँ पे एक होल कर दिया. तो वाटर इज फॉलिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी बट मास ऑफ द बलून इज चेंजिंग. क्योंकि जैसे जैसे वाटर नीचे आएगा नेट वॉल मास इज चेंजिंग. मास इज नॉट कांस्टेंट बट जो यहां से वाटर फॉल हो रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. वैसे चेंज होगा डेप्थ के अकॉर्डिंग, बट मान लीजिए डेप्थ बहुत ही कम है तो थ्रू आउट वाटर हम सेम वेलोसिटी एन एवरेज मान लेते हैं. सो इन दिस केस कुछ अदर केसेस भी होंगे जहां पर सेम वेलोसिटी होगी. जैसे बुलेट गन है, बुलेट गन से आप फायरिंग कर रहे हैं तो जो बुलेट की वेलोसिटी है वो हर बुलेट की वेलोसिटी सेम है, और जो गन है, गन से जब बुलेट निकल रही है तो ओवरऑल बुलेट का मास कम हो रहा है बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी. तो यहां पर दोनों वेरिएबल होंगे. तो दो टाइप के हमारे पास इक्वेशंस आएंगी. जनरली आप पढ़ते हैं F = m, बट नहीं, दो टाइप के होंगे. सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन is ddt, is the force F. So in this case, if mass is constant, velocity, इसमें अगर मास कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज द m और a एक्सीलरेशन. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, चेंज इन मास पर यूनिट टाइम, so that is v and dm by dt, ये फोर्स होगा. सो इफ जैसे इस केस में मास कांस्टेंट है तो ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला आएगा, दिस वन, दिस इज, ये इस केस में मास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, ये 0 हो जाएगा. और इसमें फार्मूला होगा F = ma, ये फार्मूला आएगा. एंड इन दिस केस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 0.
दिस इज द जीरो, ये एप्लीकेबल इसमें नहीं होगा। बट यहां पर मास इज चेंजिंग डीएम अपॉन डी टी, ये जीरो नहीं है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो यहां पर आप अप्लाई करेंगे एफ इक्वल वी डीएम बाई डी टी, डीएम बाई डी टी। ये आपका इसकी एप्लीकेशन दो टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है। दो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको फार्मूले लगाने हैं, दोनों आपको लर्न करने हैं। एफ इक्वल वी डी एम बाई डी टी भी, और v इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जैक्टिंग मास विद रिस्पेक्ट टू दिस। जैसे ये बलून सिस्टम है, इससे जो मास ऑफ, जैसे वाटर यहाँ फिल है तो वाटर इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी v, तो वो वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, इससे किस वेलोसिटी से साथ नीचे आ रही, ये आप विशेष याद रखना। सो आप इसे करें। अब नेक्स्ट केसेस कुछ हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। यस, सो फर्दर ये एक m मास बॉडी है, and this is another mass body, and this is another mass body, three masses. Its mass is m1, its mass is m2, and this mass is m3, और ये फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है। अगर फ्रिक्शन नहीं गिवन है तो वहां पर हम फ्रिक्शन जीरो कंसीडर करेंगे। ऑन दिस a force F is applied at this interface F. Now question is this, what is the force of interaction between mass m1 and m2, जिसे मैं F12 कह रहा हूँ, ये आप बताएं, और force of interaction between m2 and m3, this is F23, ये भी आप बताएं। प्लीज 10 सेकेंड का टाइम है, मैं नहीं कह रहा हूं आप आंसर दो, 10 सेकेंड में आंसर नहीं दे सकते हैं, प्रिंसिपल सोचो कि कैसे होगा, प्लीज ट्राई योर बेस्ट। ओके, कई स्टूडेंट्स के आंसर्स आ गए, कई के सही हैं, किसी के गलत भी हैं। देखिए आपको ऐसे सोचना है, कुछ लोगों के आंसर तो सही आ रहे हैं बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो अप्रोच है वो बहुत ही लेंथी है, वेरी लेंथी। आपको ओनली 30 सेकेंड के अंदर आंसर इसके देंगे अगर आप ऐसे सोच लो तो। देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा बट जब आपको ये क्लियर हो जाएगा ओनली 30 सेकेंड में आंसर आपको देगा। अटेंशन, जब यहां पर आप फोर्स लगाते हैं तो ऑल द थ्री बॉडीज विल, तीनों बॉडी एक साथ मूव करेंगे, ऑल द थ्री बॉडी बिहेविंग लाइक ए वन बॉडी, और एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये तीनों सेम एक्सीलरेशन से आगे मूव करेंगे। सो दिस इंप्लाइज, जो इसका एक्सीलरेशन आएगा ए इक्वल टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिए जी, जब यहां पर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो यहां पर जो फोर्स, इंटरेक्टिव फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। बट मान लीजिए 100 न्यूटन है फॉर एग्जांपल, तो ड्यू टू 100 न्यूटन ये दो बॉडीज इधर मूव करेंगी। अगर यहाँ फोर्स जीरो होगा तो ये बॉडी बिल्कुल इधर एक्सीलरेट नहीं करेंगी। सो दीज टू बॉडीज आर एक्सीलरेटिंग ड्यू टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। सो दैट इज, और दोनों के एक्सीलरेशन सेम है, सो दैट इज F12
इक्वल मास m2 प्लस m3, ये दो बॉडीज पर ये फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लगेगा दोनों बॉडी एक्सीलरेट कर रही हैं, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन a, और a की वैल्यू ये है आपकी, दिस इज द a। ये आंसर आ गया आपका। कुछ स्टूडेंट मैं देख रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम सही से कर रहे हैं, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें ये सोचना है यहाँ जो फोर्स लगेगा उससे ये तीनों एक्सीलेट होंगी, यहाँ जो फोर्स लगेगा ये दो एक्सीलेट होंगी, और यहाँ जो इंटरेक्टिव फोर्स लगेगा दोनों वॉल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ड्यू टू दैट ये बॉडी इधर एक्सीलेट होगी। इस पे भी फोर्स वो लगेगा, लेकिन वो फोर्स इधर लगेगा, वो इसको एक्सीलेट नहीं करेगी, इससे एक्सीलेशन यहाँ जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो इधर एक्सीलेट कराएगा। दैट इज F23 इक्वल मास m3 एक्सीलेशन a। ये आपके आंसर्स आ गए इन 1 सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज अटेंशन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। दिस इज अ बॉडी, एक ये बॉडी है एंड दिस इज अनदर बॉडी, और ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। ये वायर है, दिस इज ऑफ मास m1, मास m2 एंड मास m3। यहां पर टेंशन क्रिएट होगा T1 और यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा T2। मैं टेंशन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि टेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है टू द स्टूडेंट्स, नहीं क्लियर हो पाता है कि व्हाट इज द टेंशन। टेंशन इज ए कैटेगरी ऑफ फोर्स, बट फिर भी टेंशन और फोर्स में डिफरेंस है। वो कैसे, अभी बताता हूं। डायरेक्टली जब हम किसी बॉडी पे, दिस इज एम मास बॉडी, ये एम मास बॉडी है, इस पे फोर्स आप इधर अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स की एक डायरेक्शन है इधर, और ड्यू टू दिस फोर्स दिस बॉडी विल एक्सीलेट, और F इक्वल ma हो जाएगा। ए एक्सीलेशन से ये बॉडी इधर एक्सीलेट करेगी, सिंपल। बट इन केस ये एक वॉल है, यहां पर एक हुक लगा हुआ है, इससे आपने एक वायर को ऐसे अटैच कर लिया, ध्यान दीजिएगा, और आप इसे पुल नहीं कर रहे हैं, फोर्स इधर 0 है, तो यहां पर भी कोई टेंशन नहीं होगी। आप इसमें जैसे जैसे फोर्स इधर लगाएंगे, F वेरिएबल इंक्रीजिंग करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे यहां टेंशन क्रिएट होता जाएगा। आप 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो यहां पर 1 न्यूटन का टेंशन आएगा, और ये 1 न्यूटन टेंशन यहां पे हुक पे लगेगा, हुक पे इधर 1 न्यूटन आएगा। अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो इधर 10 न्यूटन होगा, और यहां पर 20 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो यहां पर 20 न्यूटन होगा। एक बात तो ये, अब इसकी जगह मैं एक स्प्रिंग ले रहा हूं, दिस इज एन स्प्रिंग, और यहां पर आप फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। इन दिस केस आप जैसे जैसे यहां फोर्स लगाएंगे, आप यहां फोर्स लगाओगे 1 न्यूटन, तो इसमें टेंशन 1 न्यूटन की आएगी, और यहां पर ये हुक है यहां से अटैच्ड है, यहां पर भी 1 न्यूटन आएगी, और 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स होगा, और जब आप 10 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं तो ये स्प्रिंग पे 10 न्यूटन की टेंशन आएगी, और ये स्प्रिंग इस, मान लीजिए तुम्हारा हाथ है तो इसे इधर पुल करेगा, और यही स्प्रिंग इस पार्ट को इधर पुल करेगा। टेंशन की बोथ डायरेक्शन होती हैं। इस वॉल पर
10 न्यूटन फोर्स तुमने अप्लाई किया तो इस वॉल पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा और तुम्हारे हैंड पे ये स्प्रिंग इधर पुल करेगी। टेंशन हैविंग बोथ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। टेंशन दोनों बॉडी को खींचेगा, इसको इधर खींचेगा और इस बॉडी को इधर खींचेगा, मतलब इनर साइड दोनों बॉडी को पुल करेगा। सो इन दिस केस ये भी इसमें भी यही होगा कि जब आप इसको इधर पुल करेंगे 10 न्यूटन से तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा, बट यहां से पुल कर रहे हो तो इधर भी फोर्स लगेगा। दिस इज द टेंशन हैविंग टू डायरेक्शंस। ये आप विशेष याद रखना। ये स्पेशल टेंशन की मीनिंग है। और एक और बात बता दूं, टेंशन की वैल्यू हमेशा लेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल अपोजिशन में जो लेस वैल्यू होती है वो टेंशन होती है। जैसे कि एक फोर्स है, देख लेना, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कंसीडर कर लीजिए कि दिस इज एन वायर और इस वायर में इस साइड फोर्स एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन एंड इन दिस वायर दिस साइड भी फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस साइड, और दिस साइड फोर्स है 15 न्यूटन। तो इसमें से किस साइड फोर्स मोर है? फोर्स इज मोर दिस साइड बाय 5 न्यूटन। So this system will accelerate along this by 5 न्यूटन। Its mass, मान लीजिए ये मास है m1, ये मास है m2। पहले तो मैंने मास नहीं लिया था, अब मास मान लीजिए कि मास m1 है, मास m2। So the system में net force is along this by 5 न्यूटन। By 5 न्यूटन this will not this only, the system will accelerate, that is the 5 Newton equal total mass m1 plus m2 times of a। ये इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा सिस्टम का। अब नेक्स्ट इज यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। चूंकि इस पर अब मैंने 15 न्यूटन हटाना पड़ेगा, इस साइड आप 15 न्यूटन लगा रहे हैं और इस साइड 20 न्यूटन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो नेट सिस्टम, इसको एक बॉडी, वन बॉडी मान लीजिए आप, दिस इज लेट इट इज ए वन बॉडी। मैंने थोड़ा क्वेश्चन अब चेंज कर दिया, पहले मास नहीं लिए थे, अब मैंने इसमें से मासेस ले लिए। सो इन दिस केस जब आप इधर एक्सीलरेट करें एज ए वन बॉडी मान लीजिए, वन बॉडी का टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 और इधर 15 न्यूटन, दिस साइड फोर्स है, दिस साइड इज 15 न्यूटन, दिस साइड 20 न्यूटन, नेट इज 5 न्यूटन, ड्यू टू 5 न्यूटन दिस विल एक्सीलरेट अलोंग दिस m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ it। अब यहाँ पे टेंशन कितना होगा, प्रैक्टिकली ड्यू टू स्यूडो फोर्स, इस पर स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, तो टेंशन T ड्यू टू स्यूडो फोर्स ऑफ दिस बॉडी, यहाँ पे टेंशन आएगी, तो टेंशन T इक्वल m2 टाइम्स ऑफ a आप यहां से निकालेंगे, वो आप यहां पुट कर देंगे। टेंशन T क्यों होगा, क्योंकि इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, इस बात का टेंशन होगा। एंड जब ये इधर एक्सीलरेट कर रहा है, स्यूडो फोर्स लग रहा है, वो टेंशन है, प्लस 15 न्यूटन फोर्स ये भी इधर एक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्यूडो फोर्स लगे, अगर ये नहीं होता और इधर ओनली 5 न्यूटन फोर्स होता है, मैं वो एग्जांपल भी ले लूंगा, अभी लेता हूं एग्जांपल तो थोड़ा और क्लियर है। इसमें ये आ जाएगा टोटल न्यूटन, ये न्यूटन हो गया टोटल। मैं वो एग्जांपल भी ले रहा हूं, उसमें भी थोड़ा क्लियर का दोनों में
डिफरेंस आएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब उस एग्जांपल में देख लीजिए, देयर इज ए मास और एक ये मास है, दिस इज द, एक ये है, एक ये, इट्स मास इज m1, इट्स मास इज m2, और आप इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन, तो ड्यू टू 5 न्यूटन बोथ व्हील एक्सीलरेटिंग अलोंग दिस एज ए वन बॉडी कंसीडर कर लीजिए। सो दैट इज 5 न्यूटन इक्वल m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ ए। ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, ये एक्सीलरेशन नहीं गिवन है, इससे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। एंड अदर सिस्टम इज मूविंग अलोंग दिस, इस बॉडी पे स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। सो स्यूडो फोर्स Fs इज m2a, ये इधर लगेगा और ड्यू टू दिस यहाँ पे टेंशन हो गई। अगर ये फोर्स जीरो है, ये फोर्स जीरो हो जाए, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वायर को मैं मासलेस ले रहा हूँ। मास नहीं गिवन है तो मासलेस, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, यहाँ पे टेंशन ही क्रिएट होगी ड्यू टू स्यूडो फोर्स इज दिस। और इस केस में इस बॉडी में स्यूडो फोर्स भी इस साइड है और 15 न्यूटन फोर्स भी दिस साइड है, तो इसलिए ये टोटल फोर्स इधर ऐड करेगा और दिस इज द टेंशन ओवर हियर, तो दिस इज द केस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है अमंग द स्टूडेंट्स, जबकि ये है तो सिंपल, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो सिंपल है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और ये फिजिक्स है, सिंपल सब्जेक्ट है, आपको विजुलाइज करना होगा, खुद फील करना होगा। अच्छा फोर्स इधर लगेगा, हाँ फोर्स इधर लगेगा, आपको खुद फील करना होगा कि हाँ अच्छा ऐसे 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 फोर्स लगेगा। ये नहीं मैंने कह दिया फोर्स लगेगा, तुम भी कह दो हाँ इधर फोर्स लगेगा, तुम्हें खुद फील होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए कि अच्छा हाँ अलोंग दिस फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो दिस इज द केस। नाउ एम रवि, एनी डाउट प्लीज जरूर पूछे, विदाउट एनी हिच, यू आर फ्री, यू आर माई स्टूडेंट। In this case, this is the mass m1, m2 and m3. This is the wire, tension T1 and T2, and force is acting F. According to this, you have to find tension T1, tension T2. So most of the students ने ये ट्राई किया है, रिजल्ट्स अपने भेज दिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के रिजल्ट सही हैं, बट उन्होंने जिस प्रोसेस से इसे सॉल्व करके भेजा मुझे रॉन्ग है। काफी लेंथी वे कर दिया, ऐसा करने नहीं है। हमें फिजिक्स में टू द पॉइंट सोचना है, ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना, सिंपल सब्जेक्ट है, टू द पॉइंट सोचोगे सिंपल इजी हो जाएगा। देखिए जी, एज यू नो कि यहाँ पे जब फोर्स लग रहा है, ऑल द थ्री बॉडीज विल मूव, ऐसा तो नहीं ये पीछे रह जाएगा, ये कम मूव करेगा, ये ज्यादा मूव करेगा, सेम मूव करेंगे, सेम वेलोसिटी होगी, सेम एक्सीलरेशन होगा। दैट इज इनको एज ए वन बॉडी कंसिडर कर लीजिए। सो दैट इज द एफ इक्वल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स ऑफ ए। इससे ये आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं गिवन है, m1 m2 m3 गिवन है और f गिवन है। नो तो एक्सीलरेशन मिल गया। यहां पर जो टेंशन T1 है, ड्यू टू दिस टेंशन, मैंने बोला था टेंशन की बहुत डायरेक्शन होती है, ये वायर होगा, यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगा इसको इधर पुल करेगा और इस बात को इधर, ये इसको इधर और इसको ऐसे दिखा दो, इसको इधर फोर्स लगेगा, इसको इधर फोर्स लगेगा।
सो यहाँ पे जो टेंशन T1 क्रिएट होगा, ड्यू टू दैट ये एज ए वन बॉडी कंसीडर करेंगे, ये दोनों मूव करेंगे। यहाँ पे जो भी टेंशन है तो ऐसा नहीं किसी पोइस के लिए दोनों बॉडी मूव करेगी, और यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगा उससे ये बॉडी मूव करेगी। ये टेंशन नहीं होगा तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी, मतलब यहाँ पे कट कर दीजिए, यहाँ टेंशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी टेंशन है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ड्यू टू दैट ये बॉडी इधर मूव कर रही है। सो T1 is m2 plus m3 times of A and T2 equal m3 times of A। कुछ स्टूडेंट ने मुझे भेजा है फ्री बॉडी डायग्राम, जरूरत ही नहीं है, और फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाई करिए, आंसर मिलेगा। मैं गलत भी नहीं कह सकता हूं कि वो गलत है, जो कि दैट इज अकॉर्डिंग टू रूल एंड प्रिंसिपल है, बट उससे और इजी वे, टू द पॉइंट आप ऐसे सोचिए ना। आप खुद सोचिए कि यहां पे जो टेंशन होगा उससे ये दोनों आगे मूव करेंगे। आप इसे हटा दो, आप यहां फोर्स लगाओ, तो जो भी यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी, आप सिंगल अपने हाथ से ऐसे खींचिए तो यहाँ जो टेंशन क्रिएट होगी उससे दोनों बॉडी मूव करेंगी। तो वो टेंशन जो T1 है इसे दोनों मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जो टेंशन है ओनली दिस बॉडी विल एक्सीलरेट। ऐसे सोचिए, ट्राई योर बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. So my next question is this, कि this is a wire, एक वायर है और रोप है, इसका मास m है, मास इज m एंड इट्स लेंथ इज l। यहां से यहां ये l, चाहे कैपिटल L ले लीजिए, length is L, and in this case you have to find, यहां पर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, सो यू हैव टू फाइंड, यहां से ये डिस्टेंस है x और इस पॉइंट पे टेंशन T आपको बताना है, इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टेलिंग यू करेक्टली। आपने कभी स्नेक को मूव करते हुए देखा हो? अच्छा एक मिनट प्लीज, मैं टेंशन की एक बात बता दूं। टेंशन का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक मिनट। ये आप देखें, ये एक वायर है, यहां पे कोई टेंशन नहीं है, ये लूज है, और फिर जब आप इसको ऐसे खींचेंगे ऐसे, तो इस हमारे इस हैंड पर ये टेंशन इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, और यही वायर की यही टेंशन वायर की मेरे राइट हैंड को, इट्स माय राइट हैंड को इधर मूव कराएगा, यही टेंशन। तो टेंशन की बोथ डायरेक्शन होती है, मेरे इस हैंड के लिए फोर्स इधर लग रहा वही टेंशन है, और इसके लिए इधर लग रहा, और इस पूरे वायर में हर पॉइंट पे टेंशन होगा और सेम टेंशन होगा, सेम फोर्स होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ द टेंशन। Yes, this is a rope, mass m, length l, so end एक फोर्स आप इधर अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, पहले जो मैंने वायर के एग्जांपल लिए थे वो मासलेस थे, इसमें मास है। आप स्नेक को भागते हुए देखिए, स्नेक जब मूव करेगा ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पे इसका हेड है मान लीजिए स्नेक का, तो यहाँ पर तो टेंशन ज्यादा होगी, और जो टेल है बिल्कुल लूज मूव करेगी उसके स्नेक के।
सो आप किसी बच्चे से बोलो अपने छोटे से, ये रोप लेकर के भागो, तो तुम रियलाइज करोगे कि ये जो टेल होगी वो लूज होगी। अब इसका प्रिंसिपल देख लीजिए। प्रिंसिपल क्या है, आप एक चेन बनाए आप ऐसे करके,